नमस्कार। स्वागत है आपका ईटी इंफ्रा में। आज हम लेके चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में जो आने वाले समय में सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाने वाला है। हम बात कर रहे हैं जेवर की, जहां बनने जा रहा है भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कभी खेती-बाड़ी के लिए जाना जाने वाला कस्बई रूप में उभरता हुआ जेवर आज भारत के नक्शे पे अपनी एक अलग कहानी लिख रहा है। यहाँ सिर्फ एक एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है बल्कि नए अवसर, नए रोजगार, नए बिजनेस, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी जा रही है, जो देश की नज़र पे अपना एक अलग ही स्तर बनाएगा। अ, और इस बदलते हुए जेवर के सफ़र में एक मुख्य भूमिका निभाई है जेवर के विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी ने। किसान परिवार से आने वाले ज़मीन और गांव की समस्याओं को गहराई से समझने वाले धीरेन्द्र जी 2017 में पहली बार विधायक चुने गए। दूसरी बार लोक समर्थन से 2022 में फिर से विधायक चुने गए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परियोजना को जेवर में लाने में इनकी मुख्य भूमिका रही। जब जमीन अधिग्रहण का सवाल था, तब इन्होंने किसानों के विकास और सरकार की नीतियों को दोनों को साथ में मिलाकर एक सेतु का काम किया। किसानों के घर घर जाकर उनसे बात की और इसकी सारी की सारी जो आने वाले समय पे उनके लिए महत्वपूर्णता होगी वो उनको समझाई। आज जेवर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास का दरवाजा है और सफ़र में धीरेन्द्र सिंह जी का योगदान माना जाता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर भी इन्होंने लगातार काम किया है। ये गलत नहीं होगा कि धीरेन्द्र सिंह जी जैसे वो नेता हैं जिन्होंने जेवर की पहचान को खेतों से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर खड़ा कर दिया है। तो आइए चलते हैं सीधा धीरेन्द्र जी के पास और जानते हैं कि जेवर के लिए आगे और आने वाले समय में क्या-क्या परियोजनाएं हैं। नमस्कार विवेक जी। सर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक क्षेत्र के लिए या एक स्टेट के लिए नहीं, पर पूरे देश के लिए है। सबसे पहला सवाल मैं आपके क्षेत्र से आए हैं तो क्षेत्र से ही करूँगा कि आप ये समझाइए कि आप 10 साल पहले जेवर को जहाँ देखते थे, आज कहाँ देखते हैं और आने वाले 10 सालों में कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, जेवर तो एक ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका था जो आज़ादी के बाद से अंधकार में विलीन था। आवागमन के साधन नहीं, कोई रोजगार के साधन नहीं। मेरे यहाँ के नौजवान नौकरी के लिए बहुत भटकते थे, दिल्ली, हरियाणा। तो मैं बचपन में देखता था कि किस तरीके से यहाँ इस मुफलिसी की वजह से खेती के अलावा लोगों के पास कोई भी जीवन यापन का जरिया नहीं है। इसीलिए विधायक बनने के बाद सबसे पहले इसी मुद्दे को हमने अपने प्रदेश की सरकार के समक्ष रखा कि हम कैसे रोजगार बना सकते हैं पूरे प्रदेश के लिए और कैसे एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। दिक्कत आई कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाई आपके क्षेत्र में तो जमीनों पर गोलियां चलती हैं, भट्टा पार हुई हैं, तो वहाँ कैसे हम बड़ी परियोजना को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैंने समझाया मुख्यमंत्री जी को, देखिए हमें 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है अपने घोषणा पत्र के अनुसार। तो हम जेवर को अगर उसका डेस्टिनेशन बनाएंगे, किसानों से मैं वार्ता करूंगा और चूंकि वहाँ पिछड़ापन है, इसलिए एक ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है जिससे हम पूरे उत्तर भारत के लिए एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। तो वो चीज़ सरकार की समझ में आई, प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ा। एक समय ऐसा आया जब सन 2018 में किसानों ने सहमति देने से मना कर दिया, क्योंकि समाज में कुछ नेगेटिव फोर्सेस होती हैं। उन्होंने किसानों को समझाया कि आपकी ज़मीन जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। तब मुझे किसानों के घर घर जाकर उन्हें समझाना पड़ा, बताया कि हम लोग प्रदेश के विकास के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जब तक अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं कराएंगे, औद्योगिक विकास नहीं कराएंगे, तब तक हम खेती के आधार पर अपना जीवन स्तर उठा नहीं सकते। तो वो काम आगे चला और आज 8 साल होने जा रहे हैं मुझे विधायक बने। दूसरा टर्म अगर हम लगा दें तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि वह क्षेत्र जहां रोजगार का कोई साधन नहीं था,
आज आने वाले समय में वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की जीडीपी का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहा है। कहीं हम दुनिया में भी जाते हैं तो जेवर का नाम लेते हैं, लोग उसे जानने लगे, और वहाँ जिस तेजी से विकास हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है, वो विधायक होने के नाते मेरे लिए गर्व का विषय है। सर, आप विकास की बात करते हैं, माना एक एयरपोर्ट बनता है तो काफ़ी विकास होता है। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप इस विकास को ज़मीन तक कैसे ले जाना चाहते हैं, अपने लोगों तक कैसे ले जाते हैं? लोग जिनकी ज़मीनें गई हैं, लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जो युवा हैं, उन तक आपकी क्या परियोजना है या बनने वाली हैं, या कुछ आपके दिमाग में अभी आगे चल रहा है? इसको आगे कैसे बढ़ाना चाहेंगे? उन गरीब लोगों तक वो योजनाएँ या फिर इसका जो लाभ है वो कैसे पहुँचाएँ? हमारे देश के प्रधानमंत्री 2047 तक इस भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और मैं जहाँ तक इस विकसित भारत की परिभाषा समझा हूँ, उस परिभाषा में सभी का विकास है। मैं ये अपनी सरकारों से भी बात करता हूँ कि औद्योगिक विकास के साथ साथ, एयरपोर्ट बन जाने के साथ साथ, हमें उन लोगों के विकास और जीवन यापन की भी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिन लोगों ने इस बड़े विकास के लिए अपनी ज़मीनों को दिया है। क्योंकि हम किसी से खेती की ज़मीन लेते हैं तो उसका सदियों पुराना जीवन यापन उजाड़ते हैं। किसानों का ही नहीं, उस गांव में एक पूरा तबका मजदूरों का भी रहता है जो खेती पर डिपेंड होते हैं। उस गांव में बहुत ऐसे कारीगर होते हैं, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, मोची हो गया, रंगरेज हो गया, जो सिर्फ किसान की उस जमीन से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सारी बातें मेरे संज्ञान में है, और मेरा पूरा प्रयास है कि उन लोगों को वरीयता दी जाए जिन्होंने इस विकास के लिए एक सुनहरा रास्ता बनाया है। उसके लिए निरंतर हमारे प्रयास जारी हैं, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि मैंने 3 बार किसानों की वार्ता उनसे कराई, 3 फेस का हमारा एयरपोर्ट का अधिग्रहण होना था, तो उसमें मुआवजा तो बढ़ाया ही मुख्यमंत्री जी ने, ये भी स्पष्ट निर्देश दिए अपने अधिकारियों को कि देखिए, हम जिनका जीवन यापन का जरिया ले रहे हैं, हमें उनके लिए बढ़िया स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने चाहिए। टाटा से उन्होंने बात की, चूँकि टाटा वाले अच्छे स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं, और अभी हमने हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से जेवर में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर का आरंभ किया है 1 हफ्ते पहले। उसका मकसद है कि एयरपोर्ट बनने से पहले हम अपने नौजवानों को, पहले फेस में उन नौजवानों को जो अफेक्टेड परिवार हैं, यानी जिन गांवों की ज़मीनें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गई हैं, पहले उन परिवारों के नौजवानों को हम वरीयता दे रहे हैं। और चूंकि एयरपोर्ट की घोषणा के बाद वहाँ अनेकों मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, फिल्म सिटी वहाँ बन रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क वहाँ बन रहा है, और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री और अपैरल पार्क, ये ऐसे उद्योग हैं जिसमें हम अपने क्षेत्र की 70% महिलाओं को भी रोजगार दे पाएंगे। तो ये मेरे दिमाग में सारी योजना है, और मैं निरंतर लगा हुआ हूँ। सभी जो भी इंडस्ट्री वहाँ आ रही हैं, या हमारे जो भी अधिकारीगण हैं, और सरकार से कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ये मेरा लक्ष्य है कि आने वाले समय में मेरे क्षेत्र में किसी घर में कोई व्यक्ति बेरोजगार ना हो, सर्वत्र खुशहाली हो, और इस खुशहाली में हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। उस गांव का किसान जिसकी ज़मीन गई है, उस किसान की ज़मीन पर मजदूरी करने वाले लोग, उस गांव में किसान की खेती पर वो आश्रित लोग जो उच्च कोटि के कारीगर हैं, तो सभी को हम साथ लेकर चल रहे हैं। और हमारा ये पूरा इरादा है कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद में जब सारी इंडस्ट्रियां लग जाएंगी, तो वह क्षेत्र जेवर ही नहीं बल्कि आसपास के नौजवान, कई जिलों के और कई प्रांतों के नौजवानों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। सब बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जैसे मैंने सुना भी और वैसे जाना भी। आजकल समाचारों में काफ़ी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात होती रहती है। तो थोड़ा मैं अब आपके क्षेत्र से थोड़ा परियोजना की तरफ चलते हैं। जब एक एयरपोर्ट बनता है तो उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इंटीग्रेटेड सिटी बनती है। जैसे हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली में तो सिर्फ एक टर्मिनल एक्स्ट्रा बनाया गया था, उसके बाद पूरा वहाँ पे एक सिटी बना दिया गया था।
और ऐसी कुछ परियोजना जैसे आपने ज़िक्र किया कि फ़िल्म सिटी बन रही है, मेडी सिटी बन रही है और आरआरटीएसबी का भी मैंने वहाँ पे कुछ सुना है थोड़ा बनने का। थोड़ा हमें इन चीज़ से ज्ञात कराइए कि ये एयरपोर्ट के साथ-साथ और क्या बन रहा है और एयरपोर्ट में क्या-क्या सुविधा होंगी? क्योंकि ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें कार्गो टर्मिनल भी बनाया जा रहा है अलग से और उसका पूरा का पूरा सेटअप थोड़ा-सा इस तरीके से बनाया गया है कि उससे किसी को भी और बल्कि ज़्यादा स्मूथ तरीके से वो चलाया जाए। उससे हमारे किसानों को भी क्या फ़ायदा होगा और बाकी ये इंटीग्रेटेड जो चीज़ें बन रही हैं, इनके बारे में थोड़ा? ये कार्गो से भी आगे हम लोग जा रहे हैं, हम एमआरओ हब भी बना रहे हैं। मेंटेनेंस रिपेयर हब जो कि सिंगापुर में छोटा सा, हैदराबाद या साउथ इंडिया में कहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि उस एमआरओ के माध्यम से हम जो अन्य दुनिया के एयरपोर्ट हैं जहां एमआरओ फैसिलिटी नहीं है, उन एयरलाइंस को भी अपने यहाँ रिपेयर का मौका दे सकें। उससे एक तो हमारे हवाई जहाज़ों की जो रिपेयर कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। दूसरा, जब बाहर के हवाई जहाज़ हम यहाँ रिपेयर करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमें मिलेगी। तो उसमें जो ग्राउंड पर लेबर काम करेगी या एयरपोर्ट में जो ग्राउंड ड्यूटी पर लोग काम करेंगे, निश्चित तौर से उसमें स्थानीय लोग रहेंगे। और जब भी कहीं एयरपोर्ट आता है, आपने दिल्ली में देखा होगा कि उसके आसपास के गांवों की तस्वीर बदल गई। लोगों ने ट्रांसपोर्ट के काम कर लिए, लोगों ने गेस्ट हाउसेस बना लिए, लोगों ने और छोटे छोटे उद्योग धंधे लगा लिए, लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बड़ा कर लिया। तो इस तरीके के रोजगारों के अवसर वहाँ के लोगों को जेवर क्षेत्र में भी मिलने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने अभी पूछा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो फिनटेक सिटी एयरपोर्ट के पास बन रही है। दूसरा, हम होटल की स्कीम भी वहाँ एयरपोर्ट के पास है, जहाँ बड़े बड़े दुनिया के अच्छे ब्रांड के होटल बनेंगे। और बहुत सारे ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटी हम वहाँ करने जा रहे हैं, जिससे वो क्षेत्र कॉमर्शियल रूप से भी बहुत समृद्ध हो जाएगा और बाहर के लोग वहाँ आकर्षित होंगे। इंडस्ट्री की हम बात करें तो 500 फॉर्चून एक कंपनी तो मेरे यहाँ उत्पाद भी शुरू कर चुकी है। और देखिए, मेट्रो ऑन व्हील की कंपनी हम वहाँ लगने जा रही है एयरपोर्ट के पास, जो नया कंसेप्ट है आने वाले समय के लिए, जर्मन कोलैबोरेशन से। बहुत ऐसे उद्योग धंधे लग रहे हैं जो देश में थे ही नहीं और बाहर के लोग आकर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जेवर एक बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। कोरोना के समय में भी जब पूरी दुनिया में मंदी थी, उस वक्त जेवर के इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी वजह रही लॉ एंड ऑर्डर और किसानों का सकारात्मक रवैया। इंडस्ट्रियलिस्ट आने में घबराते थे कि कहीं किसान फैक्ट्री ना लगाने दें, कहीं हमारे साथ गुंडागर्दी ना हो। तो योगी जी ने जो मॉडल प्रस्तुत किया पूरे देश के सामने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का, उससे बहुत इन्वेस्टर आकर्षित हुआ है। और उस इन्वेस्टर के साथ साथ वहाँ इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि सारी चीज़ों को इजी कर दिया गया है, जो भी परमिशन की प्रक्रिया हैं। और आज ये हालात हैं कि हमारे पास ज़मीन का अभाव होता जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टर सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं कि हमें जेवर क्षेत्र में ही अपना उद्योग लगाना है। बहुत बढ़िया चल रहा है सर। ये तो सब सुनने में भी अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जो तरक्की हो रही है। थोड़ा-सा मैं एक फिर से थोड़ा क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े नेता रहे हैं, तो मैं लोगों के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करूँगा। ज़ेवर में जैसे बाकी अब ये कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है। मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा कि आपके ये हॉस्पिटल, स्कूल और थोड़ी कनेक्टिविटी कि बाकी जगह से इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा? इनके बारे में थोड़ा-सा अगर आप प्रकाश डालेंगे इन बातों में तो। सबसे पहले कनेक्टिविटी की मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि किसी भी क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए ज़रूरी होता है कि वो आवागमन से बिल्कुल विशुद्ध रूप से जुड़ा हुआ हो। तो आप देखिए कि गंगा एक्सप्रेसवे हमारा प्रस्तावित है, जिसका कार्य आरंभ है, उसको एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। दूसरा, जो दिल्ली से बनारस ट्रेन जाएगी हाई स्पीड, उसका स्टॉपेज जेवर एयरपोर्ट पर होगा। मेट्रो की लाइन की परियोजना वहीं से होकर जाएगी। और ईस्टर्न पेरिफेरियल से हम इंटरचेंज बना रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम इधर पंजाब और इधर हरियाणा से कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, एक सीधा रास्ता हमने बना दिया है, हरियाणा में 100 मीटर का एक बंच रहा है,
तो वो हमें दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ देगा। उसके पास ही हमारे पास 7 किलोमीटर की दूरी पर चोला रेलवे स्टेशन है, जो हम सीधा एयरपोर्ट से वहाँ पूरा लॉजिस्टिक हब की तैयारी कर रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन भी पास हो। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न, उससे हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, वो भी तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर हम कहेंगे जल मार्ग को छोड़ दें तो आने वाले समय में दुनिया के आवागमन के जो सबसे सुलभ क्षेत्र हैं उनमें से एक जेवर होगा। और दूसरा सवाल आपने पूछा था एजुकेशन का। आपको हैरत होगी कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन मैं देखता था कि मेरे क्षेत्र की बच्चियां उच्च शिक्षा इसलिए ग्रहण नहीं कर पाती थी कि कोई राजकीय डिग्री कॉलेज उस क्षेत्र में नहीं था। 10वीं 12वीं के बाद वो घर ही बैठ जाती थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत खलती थी। तो आज हम 3 डिग्री कॉलेज वहाँ बनवा रहे हैं, जिसमें से एक चालू हो चुका है कोएड हमारा संस्थान, 2 हमने महिला डिग्री कॉलेज मंजूर कराए हैं, जिसमें से एक का निर्माण समाप्त हो गया और उच्च शिक्षा उसे चलाने जा रही है बहुत शीघ्र, और तीसरा हमारा 80% बन चुका है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये किया है। और अगर हम माध्यमिक और बेसिक शिक्षा पे आएँ तो हमने एक आश्रम पद्धति का विद्यालय वहाँ के लिए मंजूर कराया है एयरपोर्ट के पास, जो 1ली से 12वीं तक हॉस्टल की सुविधा होगी, जहाँ गरीब बच्चों को 90% वरीयता दी जाएगी, जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। अभी हमने मुख्यमंत्री कंपोजिट योजना के तहत सरकार ने स्कीम निकाली है, जहाँ 1ली से 12वीं तक अच्छे स्तर के विद्यालय बनाए जाएं, जिसमें पर्याप्त खेल के मैदान भी हों, जो बच्चों की प्रतिभाओं को हम गेम्स में भी आगे ले जा सकें। वो 2 हमारे क्षेत्र को मिले हैं, तो उसके लिए भी हमने प्राधिकरण से ज़मीन ली है, वो भी शीघ्र वहाँ बन जाएंगे। कुल मिलाकर हमने एजुकेशन का जो स्तर है उस क्षेत्र में पिछले 7 साल में पूरा प्रयास किया है कि जो कमी थी उसमें वो अब अप टू मार्क हो जाए, और धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो देखिए, ट्रामा सेंटर पूरे गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, ना नोएडा में, ना ग्रेटर नोएडा में। मैंने जेवर विधानसभा के लिए एयरपोर्ट के पास ट्रामा सेंटर मंजूर कराया, जो निर्माणाधीन है, क्योंकि हमारे एक्सीडेंटल केस दिल्ली जाते थे, और वहीं हम मल्टी स्पेशलिटी 100 बेडेड हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जो एयरपोर्ट के साथ साथ उस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के भी काम आएगा। CHC जेवर की हमारी, जब मैं विधायक बना 2017 में, तो पिछले 12 साल से बनकर तैयार थी, लेकिन बंद पड़ी हुई थी। जब कोरोना का काल आया पहला, तो मैं गया वहाँ, मैंने देखा झाड़ियाँ, सांप, कीड़े ये सब थे उसमें। उसके लिए हमने 50 लाख रुपए विधायक निधि से दिया हेल्थ डिपार्टमेंट को, और उसकी मरम्मत कराई, और आज वो तकरीबन 600-700 मरीजों को रोज़ाना देखता है। वहाँ ऑपरेशन की फैसिलिटी हमने कराई, वहाँ हमने बिजली की अच्छी व्यवस्था कराई, तो आज देहात क्षेत्र को काफ़ी राहत वहाँ से है। हेल्थ सिस्टम के लिए हम इससे और आगे जा रहे हैं। मेरा प्राधिकरणों से निरंतर प्रयास चल रहा है कि आप लोगों ने शहर बसाएं, इसलिए एजुकेशन और हेल्थ आम आदमी को सस्ती सुलभ हो सके, उसके लिए आपको प्रयास करने चाहिए। आपको ऐसे अस्पताल बनाने चाहिए जहाँ गरीब लोग भी अपना इलाज करा सकें, और उनका खर्चा भी आप ही वहन करें। मेरा उनसे कहना है, आप हर चीज़ की जिम्मेदारी सरकार पे मत डालिए, कुछ हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्धारण करना चाहिए, और CSR फंड से, अन्य साधनों से वहाँ हम सस्टेनेबिलिटी के साथ ऐसा सिस्टम बनाएं अस्पताल बनाने के बाद में, जो उसी बिल्डिंग के खर्चे से वो चल जाए। उस योजना पर भी हमारा काम चल रहा है। तो देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि आबादी का दबाव बढ़ेगा जेवर में, उससे पहले हम ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा दें। नहीं सर, कंबाइंड विकास जिसे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी क्षेत्र आगे बढ़ता है। जैसे आपने बात की कि आप ट्रॉमा सेंटर अभी निर्माणाधीन है, तो उससे ये भी है कि देखिए, एक एक्सीडेंटल केस यहाँ से अगर दिल्ली जाता है, उसमें एक एक मिनट की वैल्यू बहुत होती है। वो यहीं पे होगा तो हम ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचा पाएंगे। ऊपर से आपने कनेक्टिविटी की काफ़ी अच्छी बात की कि हमारा DFCC से भी कनेक्ट हो रहा है। सारा मतलब जो लैंड है, लैंड का जितने भी माध्यम हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे संपूर्णतः रहेंगी।
मैं फिर से थोड़ा-सा एक किसानों की तरफ से जाऊँगा, आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जब ये बिल बनाया जा रहा था अधिकरण वाला, उसमें भी आपकी योगदान काफ़ी रहा था। तो इसमें ज़मीनी लेवल पे किसानों के साथ जब आप उनसे लेते हैं, ज़मीनें लेने की बात करते हैं, उनको समझाते हैं, तो क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं? थोड़ा-सा उसमें प्रकाश डालिए और आपने किस तरीके से उनको इन चीज़ों की महत्वपूर्णता समझाई ताकि वो इस चीज़ के लिए ताकि ये सिर्फ़ उनके लिए सिर्फ़ एक त्याग ना रह जाए, बाकी एक आगे बढ़ने का मौका रहे। तो इस पे थोड़ा-सा अगर आप बात कर सकें क्योंकि आपकी बहुत महत्वपूर्णता रही है ज़मीन अधिग्रहण में। देखिए, जब कहीं किसी क्षेत्र का हम विकास करते हैं तो दो पक्ष होते हैं, एक डेवलप कराने वाली सरकार और दूसरा पक्ष वो प्रभावित लोग जिनकी ज़मीनों पे हम डेवलपमेंट कराएंगे। तो उनके बीच सामंजस्य कैसे हो? सरकार ये कोशिश करती है कहीं ज़मीनों के भाव इतने तेज़ ना हो जाएं जिससे इन्वेस्टर ज़मीन ही ना लें, तो विकास कैसे होगा? किसान ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जा रही है जीवन यापन का ज़रिया, तो उस ज़मीन का हमें माकूल रेट और सुविधाएं मिल जाएं। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे मिलाया जाए, उसके लिए मैंने सबसे पहले प्रयास किया। जो भी किसानों की समस्याएं थी, मैंने निरंतर किसानों की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री से कराई, एयरपोर्ट से प्रभावित लोगों की, क्योंकि मैं ये चाहता था कि अगर सीधा संवाद होगा तो मुख्यमंत्री भी जानेंगे किसान चाहते क्या हैं। हम जब विधायक बने थे उस वक्त जब हमारी सरकार आई थी तो हमारे क्षेत्र में 1800 रुपये प्रति मीटर का रेट था। उसके बाद पहली मुलाकात में वो 500 रुपये स्क्वायर मीटर का बढ़ा, फर्स्ट फेज में 2300 हो गया। दूसरी मुलाकात में उसे 3100 कराया गया किसानों की समस्याएं बताकर। और जो तीसरी मुलाकात थी तीसरे और चौथे फेज के एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, उसमें उसे एक साथ 1200 रुपये मीटर बढ़वाया गया। तो ये प्रयास किए गए निरंतर मुख्यमंत्री से संपर्क करके लोगों को बता के कि देखिए किसान की तो ज़मीन चली जाएगी, अब उनके पास तो कोई विकल्प बचेगा नहीं। इसलिए हमें थोड़ा बड़ा दिल रखते हुए किसानों को जितना भी मैक्सिमम हम दे पाएँ, जिससे सरकार के खजाने पे भी अतिरिक्त बोझ ना पड़े और इन्वेस्टर भी छिटके ना, ज़मीन महंगी ना हो जाए दुनिया में, दुनिया के अन्य जगहों के रेट मुकाबले। तो इसका रास्ता निकालने का प्रयास किया गया। दूसरा, किसानों को ये समझाया गया कि हमारे पास खेती के अलावा कोई रोज़गार का अन्य विकल्प नहीं है, हमारे बच्चे खेती करना नहीं चाहते, तो कोई हम ऐसा रास्ता निकालें जिससे खेती के अलावा भी हमारे पास जीवन यापन के सुलभ साधन हों। तो उस लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है। हो सकता है आज हमें रेट कम लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में जब उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार के अवसर आएंगे, तो निश्चित तौर से हमारे पास जीवन यापन के और भी अनेकों साधन सुलभ हो सकते हैं। इस विषय में किसानों को समझाया गया, उनकी समझ में आया। विस्थापन कई गांवों का हुआ, उनके लिए अच्छे सेक्टर डेवलप किए गए, चौड़ी सड़कें, सीवर, बिजली, स्कूल बनवाए गए। उसमें जो कमियां थी पहले फेज में, उसके लिए दूसरे फेज में हमने सारी बातें सरकार के समक्ष रखी तो और बेहतर बनाया गया उस विस्थापन को। और तीसरे और चौथे फेज में जो और बहुत सारी किसानों की मांग हैं, उन्हें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें इंक्लूड कर लिया जाए विस्थापन की हमारी स्कीम में। तो मेरा पूरा प्रयास है कि सरकार से बातें कर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधाएं दिलवाई जा सकें जो हमारे सन 2013 के एक्ट में प्रावधानित है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आखिर में सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा या ज़्यादा आपसे पूछना चाहूँगा आपके लिए और जेवर के लिए कुछ लाइनों में अगर आप इसको कह सकें कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो अपनी एक पहचान बनाने जा रहा है, क्या महत्व है? सबसे पहले मैं जेवर का महत्व बनाऊंगा। जेवर जेवर था और ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन हमने सोचा कि जेवर का एक मीटिंग गहना भी होता है, ऑर्नामेंट। तो आज जेवर गहना बन चुका है और ऐसा आभूषण के तौर पे लोग उसे जान रहे हैं कि हर व्यक्ति वहीं दौड़ लगा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ शुरू होने वाला है। आने वाले कुछ महीने में देश के प्रधानमंत्री उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं।
तो हमें फ़क्र होगा जिस दिन पहला हवाई जहाज़ वहाँ से उड़ेगा, क्योंकि वो हवाई जहाज़ हमारे लिए बहुत सारी ऐसी सौगात लेकर आएगा जिससे हमारे क्षेत्र के लोग भी व्यापार में, अपने परिवारों को आगे बढ़ाने में, एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे। एयरपोर्ट बनने के बाद से वहाँ ज़मीनों के काफ़ी रेट हुए हैं। जो ज़मीनें 4-5 लाख रुपए बीघा थी, आज 50-50 लाख रुपए बीघा बिक रही हैं, तो उसका भी फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। और हमारा प्रयास ये है कि यह क्षेत्र इस देश की सबसे विकसित विधानसभा बने। एक विधायक होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे क्षेत्र के लोगों ने दी है, और मैंने जो मुफलिसी लोगों की देखी है वहाँ, जब मैं छोटा था या पढ़ता था, उसके बाद में गांव में जाकर रहने लगा, मैंने बहुत अभाव वहाँ लोगों को देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर घर खुशहाल हो क्षेत्र का, और हम माध्यम बने इस प्रदेश की तरक्की का। हम अपने साथ साथ, चूँकि हम पहले बाहर नौकरी करने जाते थे, आज हमारे पास अवसर आया है कि हम वहीं नौकरी करें, तो हम अपने साथ साथ उत्तर भारत या इससे प्रभावित असंख्य क्षेत्र के अपने नौजवान भाइयों को भी रोजगार के अवसर दे सकें। ये एक भावना थी जो अब साकार होने जा रही है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस गौतम बुद्ध नगर और जेवर क्षेत्र की नहीं, वरन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस ईटी इंफ्रा के वीडियो इंटरेक्शन में आने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ ये सिर्फ हवाई जहाज़ की उड़ान नहीं, ये क्षेत्र के लोगों के सपनों की उड़ान है। और आपने जैसे कहा कि ये अब इस देश का एक जेम बन चुका है, ज्वेल बन चुका है। जैसे आपने कहा जेवर, जेवर का मतलब एक ऑर्नामेंट भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपने नाम पे खरा उतरे और आपसे ऐसे वार्ता बनती रहे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आप